Assalamu alaikum, dear students. Let's discuss about a bacterial DNA exchange or bacterial genetic exchange. There are three very important and different mechanisms which are used by the bacteria for transfer of genetic material for the sake of recombination. And these three are conjugation, transformation, and transduction. Conjugation is actually transfer of genetic material from a donor bacterium to a recipient bacterium, and it takes place via direct physical contact by the formation of a cytoplasmic bridge or pili or pillars. Pillars is singular, pili are plural, and via that bridge the exchange takes place. जबकि जो ट्रांसफॉर्मेशन है that is the exchange of genetic material via phage, via a virus, whereas transduction is the uptake of DNA or genetic material from the environment. So the bacterium actually uptakes the DNA from its surrounding, from its environment. Here few important points needs to be discussed again, and those are: first, bacteria are haploid unlike ह्यूमन में क्या है, सोमैटिक सेल्स हैं हमारे जो, वो सब के सब डिप्लॉइड है. डिप्लॉइड मीन्स two sets of the chromosome, or one set of chromosome contains 23 different chromosomes, and the two sets are 23 plus 23 46. So our diploid number is 46. But for bacterium it's haploid. हमने कल के लेक्चर में क्या देखा था कि एक सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम मौजूद है बैक्टीरियम के अंदर, ठीक है. और अगर एक्सेप्शनल केस है लाइक विब्रियो कॉलरा जहाँ पे दो क्रोमोसोम्स मौजूद हैं, तो वो दो क्रोमोसोम एक ही क्रोमोसोम की कॉपी नहीं है, बल्कि वो दो डिफरेंट क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है. सो इस तरह हेप्लॉइड या एक ही सेट मौजूद है, मोनोप्लॉइड कहना ज़्यादा बेहतर होगा. सो बैक्टीरिया आर मोनोप्लॉइड, single set of chromosomes are present, and that leads to easy identification of loss of function mutations. देखिए जैसे एक बड़ी क्लासिकल एग्जाम्पल है, मैं हमेशा जेनेटिक्स की क्लास में देती हूँ, एंड दैट इज ऑफ ह्यूमन मेल्स हु आर एक्स वाई. सेक्स क्रोमोसोम मेल्स में कौन से हैं, एक्स वाई हैं, जबकि फीमेल्स क्या होती हैं, एक्स एक्स होती हैं. सो वो होमोजाइगस है फॉर एक्स क्रोमोसोम, जबकि जो मेल्स हैं वो हीट्रोजाइगोट है, क्योंकि एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम मिलकर पेयर बना रहे हैं, ठीक है. अब होता ये है कि मेल्स में जो एक्स क्रोमोसोम, दे आर थाउजेंड्स ऑफ जीन्स प्रेजेंट ऑन द एक्स क्रोमोसोम. अब उस एक्स क्रोमोसोम की जीन का काउंटर पार्ट वाई पे मौजूद नहीं होता, विच मीन्स कि एक्स क्रोमोसोम पे जो जीन है, अब उसकी अलील चाहे डोमिनेंट है या रिसेसिव है, इट विल मैनिफेस्ट इटसेल्फ, क्योंकि उसके लिए सेकंड काउंटर पार्ट मौजूद नहीं है. तो ऐसी कंडीशन को ह्यूमन मेल्स में हम कहते हैं हेमीजाइगस कंडीशन, कि जो भी अलील है वो इट विल मैनिफेस्ट इटसेल्फ बिकॉज इट इज द ओनली वन प्रेजेंट देयर. ठीक हो गया. तो इसी तरह जब हमारे पास मोनोप्लॉइड बैक्टीरिया मौजूद है, तो अब उसके पास अगर किसी जीन में म्यूटेशन है, अब वो चाहे रिसेसिव म्यूटेशन है, चाहे वो एक वाइल्ड टाइप अलील है, दोनों सूरतों में वो अपने आप को मैनिफेस्ट करेगी, क्योंकि उसके लिए सेकंड काउंटर पार्ट मौजूद नहीं है. अनलाइक द रिसेसिव म्यूटेशंस इन अदर ऑटोसोम्स ऑफ ह्यूमन, जहाँ पर अगर एक क्रोमोसोम पे रिसेसिव म्यूटेशन है, तो जब दूसरे क्रोमोसोम पे रिसेसिव म्यूटेशन होगी, सिर्फ तभी रिसेसिव फिनोटाइप अपने आप को एग्जिबिट करेगी, ठीक है. सो रिसेसिव म्यूटेशंस आर नॉट मास्क्ड when it comes to bacteria because they are monoploid. Then bacteria reproduce asexually, which means we don't have to arrange for the crosses. हमें crosses नहीं कराने हैं, ठीक है. हाँ अलबत्ता कॉन्जुगेशंस हम करवा सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरियल स्ट्रेन्स की, जो कि हम अपकमिंग स्लाइड्स में देखेंगे इंशाल्लाह. सो व्हाट कॉन्जुगेशन इज? ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम अ डोनर बैक्टीरिया टू अ रिसिपिएंट बैक्टीरिया. और इसमें अच्छा मैग्निफिकेशन मैंने शायद नहीं डाली हुई, तो यहाँ पर आपको जो डोनर सेल नजर आ रहा है उसमें आप रेड क्रोमोसोम देख सकते हैं, और रिसिपिएंट में आपको ग्रीन कलर का या टील कलर का नजर आ रहा है. अब होता क्या है कि पहले साइटोप्लाज्मिक ब्रिज, डोनर जो सेल है वो साइटोप्लाज्मिक ब्रिज की फॉर्मेशन
इनिशिएट करता है और फिर इस ब्रिज के वाया जो डीएनए है वो पास करता है। अगर आप नोट करें तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक पॉइंट पे निक जनरेट हुआ है और उस निक जनरेशन के बाद वहां से 5' एंड मूव करता है टुवर्ड्स द रिसिपिएंट। जब ये मूव करेगा तो इनिशियली इट इज सिंगल स्ट्रैंडेड, बट वंस इट इज विद इन द होस्ट सेल रिसिपिएंट सेल तो वहां जाकर ये रेप्लिकेशन स्टार्ट कर देता है और डबल स्ट्रैंड होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें कि the cytoplasmic bridge dissociated after a time. So जो है एक स्मॉलर सेगमेंट ऑफ द डीएनए ही मैनेज कर सका डोनर से रिसिपिएंट की तरफ जाना। एंड वंस द होल थिंग इज कंप्लीट डुप्लीकेट रेप्लिकेट जब हो गया है तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रॉसिंग ओवर का इवेंट हो रहा है। ये जो आपको दो एक्स नजर आ रहे हैं दे आर इंडिकेटिंग द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर, और इस क्रॉसिंग ओवर के नतीजे में exchange of genetic material will take place between this donor and the recipient। ये जो रेड पोर्शन है ये क्रोमोसोमल डीएनए में चला जाएगा, ये देखें एक हाइब्रिड सा बन गया, और यहाँ पे मौजूद जो ग्रीन टील पोर्शन था वो बाहर की तरफ आ जाएगा। और अब चूंकि वो एक लीनियर डीएनए बन गया है तो लीनियर डीएनए इज प्रोन टू डिग्रेडेशन विद इन द बैक्टीरियम, तो वो क्या होगा, डिग्रेड कर जाएगा। ठीक है, कॉन्जुगेशन के लिए बारे में कुछ साइंटिस्ट ने बहुत ज़्यादा वर्क किया एंड अ वेरी important group or the leading scientists were Lederberg and Totem, जिन्होंने 1946 में पाकिस्तान बनने से एक साल पहले 1946 में डिमॉन्स्ट्रेट किया that the bacteria can transfer and recombine genetic information. Fine. So it was a great important discovery of its time. So when they were doing those studies, they actually used two oxytrophic strains of E. coli, Y10 and Y24. We have discussed in detail about oxytroph in our previous lecture. So kindly उसको आप दोबारा से सुन लें, दोबारा से आप उसको स्टडी कर लें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यहाँ पे मैं क्विकली आपको रिमाइंड करवाती हूँ that oxytroph strains are those strains in which some essential gene is mutant। ठीक है, और उस म्यूटेशन के नतीजे में they are dependent on the availability of that particular component for which the gene was important from the external source। अगेन वही एग्जांपल देना चाहूंगी, जैसे कि कोई डायबिटिक पेशेंट हो और वो इंसुलिन डिपेंडेंट हो। अब जब तक वो इंसुलिन के इंजेक्शन नहीं लेगा आउटसाइड से एक्सटर्नल सोर्स से, तो उसकी बॉडी चूंकि इंसुलिन नहीं बना रही तो वो ग्लूकोज को मेटाबोलाइज या ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म उस तरह नहीं कर पाएगा एंड दैट कंडीशन इज फेटल। सो उसको सर्वाइवल के लिए इंसुलिन लाजमी चाहिए और इंसुलिन वो फिर हासिल करता है एक्सटर्नल सोर्स से इंजेक्शन की फॉर्म में। तो इसी तरह जो ऑक्सोट्रॉप्स हैं बिकॉज दे आर म्यूटेंट फॉर अ वेरी इंपॉर्टेंट जीन, जो कि किसी अमाइनो एसिड की इंपॉर्टेंट मेटाबोलाइजिंग जीन हो सकती है, एंजाइम हो सकता है, फॉर एग्जांपल ल्यूसीन। अगर वो ल्यूसीन मेटाबोलाइजिंग एंजाइम था और वो म्यूटेट कर गया है, अब वो एंजाइम अवेलेबल नहीं है, एज अ रिजल्ट ल्यूसीन नहीं बन पा रहा, तो अब इस बैक्टीरियम को ल्यूसीन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से चाहिए। अगर इसको ल्यूसीन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से नहीं मिलेगी तो इट विल टर्न डेड। ठीक है, ये ऑक्सोट्रॉफिक सेल लाइंस होती हैं। तो ऐसी दो सेल लाइंस लेडरबर्ग और टॉटम ने यूज की। काइंडली माइंड, जरूरी नहीं है कि ऑक्सोट्रॉफिक सेल लाइन में सिर्फ एक ही म्यूटेंट जीन हो, मल्टीपल जीन्स भी हो सकते हैं, वो डबल ऑक्सोट्रॉफ्स या ट्रिपल ऑक्सोट्रॉफ्स भी हो सकते हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि लेडरबर्ग एंड टॉटम दे गॉट Nobel Prize in Physiology for this work on bacterial genetic recombination and organization of the genetic material। Okay, Y10 और Y24 को देख लेते हैं। Y10 strain जैसे मैंने आपसे कहा एक ऑक्सोट्रॉफ है, it is a triple ऑक्सोट्रॉफ। It is ऑक्सोट्रॉफ for threonine, it is ऑक्सोट्रॉफ for leucine and it is ऑक्सोट्रॉफ for thymine। थ्रियोनिन और ल्यूसीन अमाइनो एसिड्स हैं। ठीक है, सो इन दो अमाइनो एसिड की जो मेटाबोलाइजिंग जीन्स थी वो इनमें म्यूटेंट थी।
ठीक है, Y10 में म्यूटेंट है। और इसके अलावा ये जो थायमीन है, दिस इज अ विटामिन, सो इसकी भी जो जीन है वो म्यूटेट हुई भी है। सो Y10 strain is triple auxotroph with threonine, leucine and thiamine negative। अभी पहले ये देखें, Y24 को जब आप देखेंगे तो Y24 थ्रियोनिन, ल्यूसीन और थायमीन के लिए तो वाइल्ड टाइप है, प्रोटोट्रॉफिक की तरह की जीन्स उसमें मौजूद है, बट इट इज म्यूटेंट फॉर बायोटिन, फिनाइलएलानिन एंड सिस्टीन। फिनाइलएलानिन और सिस्टीन हमारे पास अमाइनो एसिड है, तो ये भी ट्रिपल ऑक्सोट्रॉफ है, ये भी ट्रिपल ऑक्सोट्रॉफ था, मगर ये जिन जीन्स के लिए ऑक्सोट्रॉफ है Y24 उनके लिए प्रोटोट्रॉफिक है, और Y24 जिनके लिए ऑक्सोट्रॉफिक है, Y10 उनके लिए प्रोटोट्रॉफिक है, बिकॉज उसमें वो वाइल्ड टाइप जीन्स मौजूद हैं। यू कैन सी हियर इस फिगर में क्लियरली कि ऑक्सोट्रॉफिक पिंक में आपको नजर आ रहा है Y10, Y24 आपको नजर आ रहा है और ऑक्सोट्रॉफिक फॉर द 3, और वो ब्लू कलर का है। अब अगर इनके बीच में क्रॉसओवर होता है, एक सिंगल क्रॉसओवर इवेंट होता है, रिकॉम्बिनेशन होती है, लेट्स इमेजिन कि बिल्कुल इसके सेंटर में हो रही है, तो इसके नतीजे में व्हाट विल हैपन कि हमारे पास ये जो हाइब्रिड्स बनेंगे, उनमें से एक हाइब्रिड में अब 6 म्यूटेंट अलील्स मौजूद हैं, सो ये ऑक्सोट्रॉफ हो गए 6 के लिए, जबकि जो आपको सेकेंड वन नजर आ रहा है इट हैज टर्न टू बी अ प्रोटोट्रॉफिक स्ट्रेन, बिकॉज इसमें 6 की 6 वाइल्ड टाइप जीन्स आ गई हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये हाइपोथेटिकल है, ज़रूरी नहीं है कि सेंटर में ही सिर्फ हो, ये किसी यहाँ पे भी हो सकता है क्रॉसओवर, इधर भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है और यहाँ पे भी हो सकता है, और इन डिफरेंट क्रॉसओवर इवेंट्स के नतीजे में डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बन सकती हैं सेल्स की जो रिजल्ट होंगे। अच्छा, अब टॉटम और लेडरबर्ग ने क्या किया, उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों जो बैक्टीरियल स्ट्रेन्स थी, ऑक्सोट्रॉफिक स्ट्रेन्स, उनको ऐसे मीडिया में ग्रो कराया विच वाज सप्लीमेंटेड फॉर देयर पर्टिकुलर ऑक्सोट्रॉफिक म्यूटेशन। ये जो फर्स्ट आपको नजर आ रहा है Y10, चूंकि इसमें थ्रियोनिन, ल्यूसीन और थायमीन की म्यूटेशन थी, तो उसने मीडिया में थ्रियोनिन, ल्यूसीन और थायमीन ऐड किया, अदरवाइज द मीडिया वाज मिनिमल मीडिया, मगर इन तीनों की सप्लीमेंट की उसने Y10 में। Y24 में मिनिमल मीडिया में उसने बायोटिन, फिनाइल एलेनिन और सिस्टीन की सप्लीमेंटेशन की, ताकि ये सेल सरवाइव करें और डेड ना हो जाए, मर ना जाए, बिकॉज दे कैन नॉट मेक बायोटिन, फिनाइल एलेनिन एंड सिस्टीन फॉर देमसेल्व्स। ठीक है, इसी तरह Y10 के लिए काम किया। अब जब इन सेल्स को उसने इनोक्यूलेट किया ऑन अ सेमी सॉलिड मीडिया कंटेनिंग मिनिमल मीडियम ओनली, तो अब चूंकि ये मिनिमल मीडिया है और मिनिमल मीडिया में खुद से सिंथेसाइज करनी होती हैं चीज़ें फॉर द बैक्टीरिया, तो अब चूंकि एंजाइम्स अवेलेबल नहीं है फॉर थ्रियोनिन, ल्यूसीन और थायमीन, तो देखें वो सेल डेड हो गए, आपको किसी किस्म की ग्रोथ यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। जबकि सेकेंड वाले केस में क्या हुआ, अगेन जो मिथाइल, जब मिनिमल मीडिया पे ग्रो किया गया तो तब भी ग्रोथ नजर नहीं आई, क्योंकि एंजाइम्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ बायोटिन, फिनाइल एलेनिन और सिस्टीन्स वर मिसिंग एंड दे कैन नॉट मेड देम फ्रॉम स्क्रैच, तो दोनों केसेस में हमारे पास ग्रोथ नजर नहीं आई। अगला स्टेप उसने ये किया कि Y10 और Y24 इन दोनों को इसने लिया, स्मॉल क्वांटिटीज फ्रॉम बोथ ऑफ देम, और उसको मिक्स कर दिया, और मिक्स करने के बाद अब जब उसने उसको मिनिमल मीडिया पर इनोक्यूलेट किया और उसके बाद इंक्यूबेट किया, तो द रिजल्ट्स वर सरप्राइजिंग, एंड द रिजल्ट्स वर that there were some colonies which were growing on that minimal media, and that was such a remarkable discovery. And they concluded that some sort of genetic exchange and recombination took place between the two mutant strains, thus converting the cells into prototrophic strains. ठीक है,
अच्छा, अब कुछ अरसे बाद देयर वाज अनदर साइंटिस्ट बर्नर्ड डी डेविस, जिसने तो मॉडिफाई किया लेडरबर्ग टॉटम के एक्सपेरिमेंट को। उसने क्या किया कि उसने एक यूट्यूब बनाई। अच्छा, ये वो आपकी यूट्यूब नहीं है वीडियोस वाली, रादर इट इज द यूट्यूब जो कि ग्लास की बनी हुई है, और उसके बीच में उसने एक फिल्टर लगा दिया। अब इस फिल्टर की वजह से ये हो रहा था कि दोनों साइड के मीडिया तो एक दूसरे की तरफ जा सकते थे, लेकिन सेल्स नहीं जा सकते थे। ठीक है। अच्छा, अब उसने जब ये मॉडिफिकेशंस कर ली, तो फर्स्ट में देखे ऑक्सीट्रॉफिक स्ट्रेन ए को उसने मिनिमल मीडिया पे ग्रो कराया, किसी किस्म की ग्रोथ नजर नहीं आई। ऑक्सीट्रॉफिक बी को ग्रो कराया, किसी किस्म की ग्रोथ नजर नहीं आई। और जब यूट्यूब में से सैंपल दोनों साइडों में से लेफ्ट और राइट सैंपल से लेकर उसने इनोक्यूलेट की, तब भी कोई ग्रोथ नजर नहीं आई। सो दैट लेड him to the conclusion that the genetic exchange between the auxotrophic bacteria requires contact between them. A direct physical contact is mandatory, that is necessary. अगर वो नहीं हो रहा तो इसका मतलब है एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। अब देखें, हम 2026 में बैठे हुए हैं और हमें पता है साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस बन रहे हैं, पिलाए बनते हैं, पिलस बनता है, और उसके वाया एक्सचेंज होता है। उस वक्त तो नहीं पता था। तो उस वक्त दैट डिस्कवरी वाज वेरी इंपॉर्टेंट, टेलिंग अस दैट डायरेक्ट एक्सचेंज इज इम्पोर्टेंट। अच्छा, इसी की आगे एक्सप्लेनेशन गिवन है। नाउ आई वांट टू टेल यू अबाउट डिफरेंट सेल टाइप्स जो कि इकोलाई की यूटिलाइज हुई इन द एक्सपेरिमेंटेशन फेजेस। सबसे पहले तो एफ प्लाज्मिड या एफ फैक्टर को देख लेते हैं। एफ इज फॉर फर्टिलिटी। तो तमाम वो सेल्स जो कि एफ प्लाज्मिड या एफ फैक्टर कैरी करते हैं, दे आर कॉल्ड एफ पॉजिटिव या एफ प्लस। And all those cells which do not carry the F factor or F plasmid are called F negative. And the F factor or F plasmic, it is transferred via this pilus, cytoplasmic bridge, from the F positive to F negative. It is essentially a low copy number plasmid with 100 kb in length. We can also call it episome. Episomes are those plasmids which can freely replicate and they can integrate themselves into the bacterial chromosomes. और चूंकि फर्टिलिटी फैक्टर ये आराम से कर लेता है, तो इसलिए हम उसको एपिसोम कहते हैं। You can see the episome has two origin. One origin, ORIV, is for replication. This is the origin of replication, and via this it can replicate itself independent of the chromosomal bacterial chromosome replication. This ORIT is very important because it is the point, it is the position from where transfer takes place. ठीक है, ये conjugation के लिए बहुत important है. We can also see rep and inc gene for control of plasmid replication. Two insertion sequences are also there, which are important for regulating the insertion into the bacterial chromosome. And there are many other genes which regulate plasmid transfer present on the F factor. So now let's see how this F factor is transferred. So from the F positive cells are those cells which carry the F factor. देखिए F negative में आपको F factor नजर नहीं आ रहा, तो सबसे पहले क्या होगा, साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बनेगा, कनेक्शन बनेगा। उसके बाद जो ORI-T था, ORI-T पे निक बनेगा। निक क्या होगा, डबल स्ट्रैंड कट नहीं हो रहा, सिंगल स्ट्रैंड पर जो फॉस्फोडाइस्टर ब्रिज था वो ब्रेक करेगा, और अब उसका 5 प्राइम एंड साइटोप्लाज्मिक ब्रिज से रिसिपिएंट की तरफ मूव कर जाएगा। अब जब वो रिसिपिएंट की तरफ मूव करेगा तो इनिशियली वो सिंगल स्ट्रैंडेड होगा, मगर साथ ही वो रेप्लिकेशन अपनी स्टार्ट करके डबल स्ट्रैंड बनना शुरू हो जाएगा। और जब सारा का सारा सिंगल स्ट्रैंड डबल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आप देखें एट द एंड ऑफ दिस कॉन्जुगेशन the F negative cell has also turned into F positive cell because now it carries the F factor. So हमारे पास end result क्या है? Conjugation between F positive and F negative is
two F positive cells. Now, after F cells, F positive cells and F negative cells, you should also know HFR, high frequency cells. High frequency cells are the cells in which the F factor is integrated within the chromosomal DNA. ठीक है, ये देखिए बैक्टीरियल क्रोमोसोम F पॉजिटिव में अलग से है और F फैक्टर अलग से है, लेकिन अगर इनके बीच में एक क्रॉस ओवर इवेंट हो जाए, सिंगल क्रॉस ओवर इवेंट leads to integration of the genetic material into the recipient DNA. ठीक है, अब ये देखिए, जब ये सिंगल क्रॉसओवर हुआ तो उसके नतीजे में एफ फैक्टर पूरा का पूरा बैक्टीरियल क्रोमोसोम के अंदर इंटीग्रेट कर गया है. सो अब इस इंटीग्रेटेशन के नतीजे में हमारे पास एफ फैक्टर सेपरेट मौजूद नहीं है, बल्कि एक ही बैक्टीरियल क्रोमोसोम का पार्ट है. ऐसे सेल को हम HFR सेल कहते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी सेल. अच्छा, HFR भी F पॉजिटिव सेल्स की तरह प्लस बना सकते हैं और कॉन्जुगेशन कर सकते हैं विद द नेगेटिव सेल्स. ठीक हो गया. ये देखें, फिगर ज्यादा बेहतर एक्सप्लेन करे. यू कैन सी कि ये HFR सेल है, इसमें F फैक्टर मौजूद है. यू कैन ऑल्सो सी अनदर जीन ओवर हियर व्हिच हैज बीन हाइलाइटेड ग्रीन कलर की आपको नजर आ रही है. दिस इज द F नेगेटिव सेल. फाइन. So the cytoplasmic bridge can form between the two. और F फैक्टर पे जहाँ पे ORI-T मौजूद होता है वहाँ पे निक बनेगा, और निक बनने के बाद उसका 5 प्राइम एंड मूव करेगा टुवर्ड्स द रिसिपिएंट सेल. और जब ये रिसिपिएंट सेल के अंदर पहुंच जाएगा, नाउ द कनेक्शन टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ द कनेक्शन ब्रेक्स अर्ली, पूरा का पूरा डीएनए जाने से पहले ही अगर ये साइटोप्लाज्मिक ब्रिज कनेक्शन डिसरप्ट हो जाता है, तो इसके नतीजे में आप देखें एक स्मॉलर पोर्शन हमारे पास एफ नेगेटिव सेल के अंदर पहुंचा. अब इस एफ नेगेटिव सेल के अंदर जब ये पहुंच गया है, तो आप देखें कि ये जो ग्रीन और ब्लैक हैं, इनके साइड पे डबल क्रॉसओवर इवेंट हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन हो रही है. और रिकॉम्बिनेशन के लिए आपको पता है ना कि सीक्वेंस सिमिलैरिटी जरूरी होती है, ताकि जो रिकॉम्बिनेजेस हैं वो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल मीडिएट कर सकें. आपने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में इसको पढ़ा होगा. तो जब ये एक्सचेंज होता है, तो उस एक्सचेंज के नतीजे में ये जो ब्लैक पोर्शन है ये यहाँ पर आ जाएगा लीनियर डीएनए की साइड पे, और ग्रीन पोर्शन सर्कुलर डीएनए की साइड पे चला जाएगा. अब जब ग्रीन पोर्शन सर्कुलर डीएनए की साइड पे चला गया तो वो तो वहां सेफ हो गया, लेकिन जो लीनियर डीएनए था, चूंकि उसकी एंड्स हैं और इस बैक्टीरियम के अंदर वो सेफ नहीं होता, तो इट विल गेट डिग्रेडेड. ठीक है, ये डिग्रेड हो जाएगा और लॉस्ट हो जाएगा विद इन द सेल. So this is how bacterial genes may be transferred from the HFR cell to the F negative cell during conjugation. अच्छा, अब ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, ये बहुत रेयर इवेंट होता है. इट इज़ वेरी रेयर कि ऐसा इवेंट हो. और इसके जो चांसेस होते हैं कि जो एफ प्लाज्मेट एफ प्लस वाला जो है वो एक तो इंटीग्रेट हो इनटू द क्रोमोसोम और वो HFR बने, तो उसकी फ्रीक्वेंसी 1 in 10,000 होती है. इसका मतलब क्या हुआ, 10⁻⁻⁴ की फ्रीक्वेंसी है. और इसीलिए जो रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन है वो बहुत लो होता है, और दैट इज वाई लेडरबर्ग एंड टॉटम को एफ पॉजिटिव सेल में रिकॉम्बिनेशन बहुत कम उसकी फ्रीक्वेंसी उनको नजर आई. और इसी तरह जब वो एक्साइज करता है एफ फैक्टर फ्रॉम द बैक्टीरियल क्रोमोसोम, तो इसी तरह उसका रेट बहुत स्लो होता है. तो बहुत ये रेयर इंस्टेंसेस होते हैं जहाँ पर ये काम हो रहे हों, और इनके इंस्टेंसेस क्या है, 1 in 10,000 विच इज 10⁻⁻. उनके हिसाब से हम इसको नाम भी दे सकते हैं. अगर लैक्टोज की जीन आ गई है, लैक जीन्स आ गई हैं, तो हम इसे कहेंगे एफ प्राइम लैक. ठीक हो गया. अब ये जो एफ प्राइम है, दे कैन ऑल्सो कॉन्जुगेट विद द एफ नेगेटिव सेल्स, because just like the F positive cells, they have the F factor. और चूंकि F factor है तो उसमें ORI-T मौजूद है. जब उसमें ORI-T मौजूद है तो इसका मतलब है और अदर जीन्स मौजूद हैं फॉर द कॉन्जुगेशन, इनिशिएशन एंड रेगुलेशन, तो वो आराम से कॉन्जुगेट करके मूव कर सकता है इनटू द नेगेटिव सेल. जरा टेबल भी देख लेते हैं.
We can see the characteristics of E. coli cells with different types of F factor. F plus कौन सा है जिसमें हमारे पास F factor मौजूद है as a separate circular episome plasmid, और इसका रोल एज अ डोनर है F plus सेल का in the conjugation. F negative cell में F factor absent होता है altogether. That is why its role in conjugation is recipient. HFR सेल में F factor मौजूद होता है, मगर वो एक सेपरेट एंटिटी के तौर पे मौजूद नहीं होता, बल्कि वो इंटीग्रेटेड होता है बैक्टीरियल क्रोमोसोम के अंदर, और इसीलिए ये हाई फ्रीक्वेंसी डोनर भी कहलाता है HFR सेल. F प्राइम सेल में F प्लस की तरह F फैक्टर एज अ सेपरेट एंटिटी मौजूद होता है, मगर with some additional bacterial genes which it has acquired via excising itself from the bacterial chromosome. ये भी इसका डोनर के तौर पे रोल प्ले करता है कॉन्जुगेशन में. अब जरा देख लेते हैं कॉन्जुगेटिंग रिजल्ट्स को, जो हम पहले भी कर चुके हैं. इसका जरा हम टेबुलर फॉर्म देख लेते हैं. F positive conjugated with F negative results in the formation of two F positive cells. Why? Because the F negative cells becomes F positive via conjugation, via transfer of the F factor. HFR conjugated with F negative will lead to one HFR and one F negative. क्यों? क्योंकि बहुत रेयर इंस्टेंस है कि पूरा का पूरा F factor HFR से चला जाए into F negative. F प्राइम को जब हम कॉन्जुगेट कराते हैं F नेगेटिव के साथ, तो हमारे पास 2 F प्राइम सेल्स बन जाएंगे, और ये हमारे पास मीरोजाइगोट्स भी बन सकते हैं, और इस प्रोसेस को हम कॉन्जुगेशन के साथ साथ सेक्सटक्शन भी कह सकते हैं. सो दिस इज आपके लिए कुछ असाइनमेंट क्वेश्चंस मैंने ऐड किए हुए हैं, वो भी काइंडली आपने ज़रूर कर लेने हैं, वो मैं आपको सेंड कर दूंगी. थैंक्स फॉर लिसनिंग. नहीं